नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर बीए, बुद्धा पीजी कॉलेज, कुशीनगर। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग प्रोसेस। बीएड के साथ साथ यह प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टेट, सीटेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित होते हैं, दृढ़ होते हैं तथा विकसित होते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया सामाजिक संरचना में ऐसे गुथे हुए हैं कि बिना संप्रेषण के सामाजिक जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल होता है। चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, घर हो, विद्यालय हो या हम बाहर कहीं हों, किसी कंपनी में हों, बिना संप्रेषण के हमारी दिनचर्या मुश्किल होती है। अर्थात संप्रेषण हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। शिक्षा में संप्रेषण का क्या स्थान है, क्या इसकी भूमिका है, या संप्रेषण किस तरह से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है, यह जानने से पहले थोड़ी हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण का अर्थ है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्तियों को सूचनाएं देना, उनका आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। सभी प्रकार के संप्रेषण, जितने भी प्रकार के संप्रेषण होते हैं, उसमें मुख्य रूप से उसके 3 घटक होते हैं। पहला घटक होता है प्रेषक, यानी जो सूचनाओं को प्रेषित करता है। प्रेषक कुछ कहना चाहता है या कोई सूचना भेजना चाहता है, और जिन माध्यमों से वह कहता है या सूचनाओं को भेजता है, जिस भी तरह से, उसको हम माध्यम कहते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण घटक या पक्ष है इसका, वो है प्राप्तकर्ता, यानी प्राप्तकर्ता वह जो सूचना को ग्रहण करता है, जो सूचनाएं प्रेषक प्रेषित करना चाहता है, उसको ग्रहण करने वाला या प्राप्तकर्ता या रिसीवर कैसे रिसीव कर रहा है, यह संप्रेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। संप्रेषण को कई लोगों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। यहाँ केवल हम 2 परिभाषाओं का जिक्र करेंगे। एडगर डेल, इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग इन अ मूड ऑफ म्यूचुअलिटी, यानी संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। जॉन डीवी, इन्होंने संप्रेषण को परिभाषित करते हुए कहा है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंसेस टिल इट बिकम्स ए कॉमन पोजीशंस, यानी संप्रेषण अनुभवों के तब तक आदान प्रदान की प्रक्रिया है जब तक यह एक साझी या सामान्य संपत्ति नहीं बन जाती। यानी इन परिभाषाओं में यह बताया गया है कि प्रेषक या सूचना देने वाला जो सूचनाएं देना चाह रहा है या दे रहा है, जब तक वह प्रॉपर वे में या अच्छी तरह से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाती है, या यूं कह लें कि प्राप्तकर्ता उन सूचनाओं को उस रूप में जब तक ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक ये संप्रेषण जो है सफल नहीं होता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रेषक जो है जिस बात को जिस रूप में कहना चाह रहा है, उसके लिए माध्यम अच्छा हो और प्राप्तकर्ता या रिसीवर ग्रहणकर्ता उस चीज को उसी रूप में ग्रहण करे।
कुछ मुख्य बिंदु हैं संप्रेषण के, जिसको हम लोग देख लें। पहला है पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया, यानी कम्युनिकेशन या संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। दूसरा है विचार विमर्श तथा विचार विनिमय पर विशेष जोर, यानी संप्रेषण में केवल विचार विनिमय नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक जो है वो केवल छात्रों को कुछ बताता है, या कोई कंपनी का मालिक है केवल वो अपने एम्प्लॉई को बता रहा है, या घर का कोई मुखिया है वो केवल अपने घर के सदस्यों को कुछ बता रहा है, बल्कि जो विचार वो देता है उस पर जरूरत पड़ने पर वो विमर्श भी करता है। चाहे वो हमारे छात्र हों, चाहे किसी कंपनी के एम्प्लॉई हों, या किसी घर के सदस्य हों, वो उस पर अपने विचार विमर्श भी करता है। तीसरा इसका मुख्य बिंदु है कि संप्रेषण जो है वो टू वे प्रोसेस है, यानी इसमें कम से कम दो का होना आवश्यक है, एक संदेश भेजने वाला और दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला। चौथा कि यह उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है, यानी जो हम संप्रेषण के माध्यम से जो बात कहना चाहते हैं वह उद्देश्यपूर्ण हो, उसका कोई ना कोई उद्देश्य हो। अगला इसका मुख्य बिंदु है मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्ष का समावेश। हम पहले ही कह चुके हैं कि संप्रेषण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि केवल विद्यालय में ही संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, समाज के हर जगह हम जहां कहीं भी रहते हैं किसी न किसी रूप में संप्रेषण की प्रक्रिया चलती रहती है। अगली इसकी मुख्य बात जो है वो उत्तम शिक्षण के लिए बुनियादी तत्व, यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षण क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। और वो अंतःक्रिया होती कैसे है? संप्रेषण के माध्यम से। तो जितना अच्छा संप्रेषण होगा शिक्षण उतना ही अच्छा। अगला है सूचनाओं का प्रत्यक्षीकरण आवश्यक, यानी प्रेषक जो है जिन सूचनाओं को दे रहा है, जो सूचनाएं प्राप्तकर्ता को दे रहा है, यह आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता उसको सही ढंग से समझे। अगला अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण आवश्यक। संप्रेषण के लिए यह एक बहुत बड़ा तत्व है, फीडबैक, यानी कि जो सूचना देने वाले ने दिया, ग्रहण करने वाले ने क्या उसी रूप में ग्रहण किया, और उसको अपने जब कार्य रूप में परिणत करता है तब यह पता चलता है कि हाँ उसने इस चीज को सही ढंग से समझा है कि नहीं समझा है। और अगला एक बिंदु है कि संप्रेषण जो है वह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। अब यहाँ हम लोग विस्तृत रूप से इस बात की चर्चा करेंगे कि मुख्यतः शिक्षण प्रक्रिया में, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग प्रोसेस, तो यहाँ हम लोग जो संप्रेषण प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से शिक्षण के संबंध में करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे जो पहली चीज है वो है सेंडर, संदेशवाहक या संदेश देने वाला। यहाँ अगर शिक्षण प्रक्रिया में हम देखें तो सेंडर कौन है? अध्यापक। अध्यापक जो है, सेंडर का दो काम होता है, एक तो जो उसे पढ़ाना है
उसके संबंध में थॉट्स एंड आइडियाज यानी या इंफॉर्मेशन, यानी जो उसे पढ़ाना है उसके बारे में वो अपने मस्तिष्क में एक विचार रखता है कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, और उसके संबंध में सूचनाएं रखता है, इंफॉर्मेशन, कि शिक्षक को क्या पढ़ाना है, इसके बारे में विचार और सूचना। इसके बाद दूसरा जो सेंडर का काम होता है वो होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग में वो क्या करता है, जो आइडिया या थॉट्स उसके दिमाग में रहते हैं कि हमें आज या कल छात्रों को ये चीजें पढ़ानी है, तो उसके लिए वो क्या करता है कि उस आइडियाज को कन्वर्टेड इनटू वर्ड्स एंड एक्शन। वो करता क्या है कि उनको शब्दों में लिखता है, इनकोडिंग करता है कि हमें ये चीजें इस चीज के बारे में बतानी है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है इसका, वो होता है मीडियम या माध्यम। संदेश वाहक या संदेश देने वाला जो संदेश दे रहा है किस माध्यम से देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर शिक्षक को ताजमहल पढ़ाना है, ताजमहल के बारे में सूचना है, उसने सोचा कि हमें थॉट्स आइडियाज आए कि ताजमहल के बारे में बताना है, इनकोडिंग किया कि ताजमहल के बारे में सूचनाएं एकत्र किया और लिख लिया। अब माध्यम में दो माध्यम हो सकते हैं, या तो वो छात्रों को ले जाकर के ताजमहल दिखाए, और अगर नहीं दिखा पाता है तो दूसरा माध्यम वो चुन सकता है कि उसका मॉडल छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है, ताकि ताजमहल का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को क्लियर हो सके। इसी तरह से मान लीजिए अगर संधि पढ़ानी है छात्रों को, तो वो कौन सा माध्यम चुन सकता है, वो चार्ट बना सकता है। चार्ट पर संधि क्या है, संधि के कितने भेद हैं, उनके बारे में उनकी डेफिनेशन लिखते हुए कुछ उससे संबंधित चित्र बनाते हुए छात्रों को बता सकता है। अकबर का साम्राज्य विस्तार मान लीजिए शिक्षक को पढ़ाना है, तो वो मीडियम में क्या करेगा कि मैप दिखा सकता है और उसमें बता सकता है कि कहां अकबर का साम्राज्य था। ये तो हो गए कि कुछ दिखा करके बताने वाली बात। कभी कभी ऐसे भी प्रकरण होते हैं जिनमें हम जैसे मान लीजिए कि कोई साहस की कहानी सुनानी है, तो हम केवल मौखिक माध्यम का सहारा लेते हैं और व्याख्यान विधि से शिक्षक उस चीज को अपने छात्रों को बताने की कोशिश करता है। कभी कभी ऐसी भी चीजें आती हैं कि इनके इतर जैसे वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ओरल माध्यम से काम नहीं चल रहा है तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लिया और टेलीविजन से या कंप्यूटर से जिसके भी माध्यम से वो उसको बताने की कोशिश करता है। अब इसके बाद जो मुख्य आता है वो आता है रिसीवर, संदेश प्राप्त करता या संदेश ग्रहण करने वाला। अब संदेश ग्रहण करने वाला का आप देखें पहला काम जो होता है वो होता है रिसीविंग, यानी संदेश देने वाले ने जो संदेश दिया रिसीविंग में एज इट इज वो रिसीव कर लेता है, यानी शिक्षक जो बोल रहा है वो उसको एज इट इज सुन लेता है। सुनने के बाद एज इट इज जैसा उसने कहा वैसा सुन लिया, उसके बाद वो करता क्या है, डी कोडिंग करता है, यानी शिक्षक जो कह रहा है उसको रिसीव किया और अपने लेवल से उसकी डी कोडिंग करता है, समझने की कोशिश करता है कि हाँ शिक्षक क्या कह रहा है। लेकिन डी कोडिंग में कभी कभी बाधा उत्पन्न हो जाती है, और बाधा इस तरह से उत्पन्न होती है कि जैसे मान लीजिए क्लास है,
क्लास में शोर हो रहा है, ये बाह्य कारक हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का ध्यान कहीं और है, वो नहीं सही ढंग से सुन नहीं पाया। कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षक का उच्चारण जो है वो बहुत सही नहीं हो पाया, उसको वो नहीं सुन पाया। तो डिकोडिंग में कभी कभी आप ये देखें, ये दिखाया मैंने कि डिकोडिंग में कभी कभी बाधा भी उत्पन्न हो जाती है। फिलहाल उसने डिकोडिंग किया, अब उसके बाद जो अगला आता है अंडरस्टैंडिंग, यानी उसने डिकोडिंग करके अपने स्तर से उसको जाना और फिर अंडरस्टैंडिंग, उसको उसका बोध करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। और यही एक कारण है कि एक ही क्लास में एक ही टीचर से एक ही सिलेबस को बहुत ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सभी की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, इसलिए कि उनकी डिकोडिंग अलग अलग होती है और उसके आधार पर उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनकी समझ अलग अलग होती है। अब जो ये रिसीवर है या संदेश ग्रहण करने वाला है, जब वो समझ लेता है तब वो एक्शन लेता है। एक्शन में वो क्या करता है कि अपनी पुस्तिका में लिखने का प्रयास करता है। अब इसके बाद आप देखें कि ऊपर मैंने एक महत्वपूर्ण चीज बताई है, फीडबैक। संदेश वाहक ने जो संदेश दिया वो रिसीवर ने ग्रहण किया कि नहीं किया, किस लेवल तक किया, इसके लिए वह प्रश्न पूछता है। जैसे बीएड में पाठ्य योजना बनाई जाती है और पाठ्य योजना में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न लास्ट में पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह देखने का प्रयास करता है शिक्षक कि जो हमने संदेश प्राप्त करने वाले तक दिया वह उसने किस स्तर तक ग्रहण किया, और उसके जो जवाब आते हैं वह एक तरह से फीडबैक होता है सेंडर के लिए या अध्यापक के लिए, और फिर उसके बाद वह फीडबैक के आधार पर अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करता है। यानी वह देखता है कि बच्चों को क्या कठिनाई हो रही है समझने में, तो उस चीज को समझने का प्रयास करता है। अब हम आते हैं जो मुख्य चीजें हैं कि ये हमने जान लिया कि शिक्षण की प्रक्रिया होती कैसे है और उसमें संप्रेषण जो है कितना महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्रों को एक साथ मिलकर कार्य करने के क्षेत्र में संप्रेषण एक प्रमुख साधन के रूप में कार्य करता है। संप्रेषण ही शिक्षक तथा छात्रों को एक साथ बांधे रखने में, उन्हें प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। शिक्षक सैद्धांतिक रूप से शिक्षण हेतु अपनी पाठ्य योजनाएं बनाता है। अब आप देखें कि जो उसको सूचनाएं देनी होती हैं उसकी पाठ्य योजना बनाता है, और पाठ्य योजना में क्या क्या करता है कि शिक्षण विधियां निर्धारित करता है। कौन सी विधि का प्रयोग हम करेंगे, गद्य पढ़ाना है या हिंदी पढ़ानी है तो पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, उदाहरण विधि, व्याकरण पढ़ाना है तो आगमन विधि, निगमन विधि, यानी जितनी भी विधियां हैं उन विधियों का निर्धारण करता है, नीतियां बनाता है, अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, और जो भिन्न भिन्न तरह की टेक्निक्स हैं उनका कैसे प्रयोग करे इस पर विचार करता है, और अपने विचार तथा योजनाओं के अनुरूप शिक्षण हेतु इन्हें कार्यान्वित करने में संप्रेषण का प्रयोग करके छात्रों को विषय वस्तु समझाने में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक जो है वो संप्रेषण कला में निपुण हो। अब संप्रेषण कला में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से कौशल आते हैं, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। संप्रेषण कौशल जो होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है।
पहला शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। यानी शिक्षक जो है कुछ चीजों को, शाब्दिक में दो चीजें आती हैं, मौखिक और लिखित। यानी शाब्दिक संप्रेषण वह संप्रेषण है जिसमें भाषा का प्रयोग आवश्यक होता है, चाहे वह बोल करके करे चाहे लिखित। जैसे मान लीजिए संधि पढ़ानी है तो मौखिक कौशल अगर उसका बहुत अच्छा है तो एक टीचर के रूप में वो खड़े होकर के ये पढ़ा सकता है कि जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो उसको संधि कहते हैं, संधि के इतने इतने भेद हैं, स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है। लेकिन एक और तरीका है कि उसने संधि पर लीनियर प्रोग्राम बना लिया और उसको छात्रों को दे दिया और उसके पढ़ने के बाद छात्रों ने इस ज्ञान को ग्रहण किया कि संधि क्या है और कितने प्रकार की होती है, उसके कितने भेद हैं, उसके क्या उदाहरण। ये दोनों तरीका अपना सकता है शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया में। दूसरा जो इसका भेद है अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि शाब्दिक संप्रेषण चलता रहता है लेकिन कभी कभी अशाब्दिक संप्रेषण की भी आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे छात्रों ने कुछ पूछा या कुछ कहा तो शिक्षक हाँ हूं ऐसे चीजों का, हाँ यस नो, यानी वो अपने ऐसे संकेत कर देता है। कभी कभी मुख मुद्रा एवं चक्षु संपर्क, आई कांटेक्ट। अगर कभी कभी मुख मुद्रा में क्या होता है, कभी कभी कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, पीछे से बच्चे शोर कर रहे हैं और स्वाभाविक है कि उस शोर से संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो रही है, कक्षा जो है वो सही ढंग से चल नहीं पा रही है। तो शिक्षक क्या करता है कि थोड़ा अपने चेहरे का हाव भाव जो है इस तरह से प्रदर्शित करता है कि छात्रों तक ये सूचना पहुंच जाती है कि हाँ हमें अब चुप हो जाना चाहिए। स्पर्श संकेत, टच कॉन्टेक्ट, यह भी संप्रेषण का एक अच्छा माध्यम है। और यह संप्रेषण ऐसा है कि बहुत छोटे बच्चों से लेकर के और बड़े तक सभी के लिए सफल होता है। बहुत छोटा बच्चा है, आप गोद में लेकर के उसको थपकी दे दीजिए, टच थेरेपी, तो वो बात समझ में आ जाती है कि आप उसे प्यार कर रहे हैं और वो बच्चा चुप हो जाता है। यह भी एक तरह का संप्रेषण है। यानी हमने ये देखा कि जब कोई अध्यापक किसी सूचना को छात्रों तक प्रेषित करता है तो उसमें इन सारे कौशलों का, मौखिक, लिखित, हाव भाव, मुख मुद्रा, सारे का प्रयोग करता है। और जो पाठ्य योजना वो बनाता है इन सारे कौशलों का प्रयोग करते हुए अपने शिक्षण को पूरा करता है। हम ये देखते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन है या संप्रेषण है, एक शिक्षक के लिए, शिक्षण प्रक्रिया के लिए या शिक्षण एवं अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। बिना संप्रेषण के शिक्षण हो ही नहीं सकता। कक्षा में हम संप्रेषण प्रक्रिया को और कैसे प्रभावी बना सकते हैं, दो तीन चीजों की बात मैं करूंगी। पहला यह है कि छात्रों की संख्या कम रखी जाए। यानी जब संख्या कम होगी तो अध्यापक का ध्यान सभी छात्रों पर जाएगा और जब सभी पर जाएगा तो छात्र भी शिक्षक की तरफ मुखातिब होंगे और जो शिक्षक सूचनाएं उनको देना चाहता है उनको ग्रहण करेंगे।
दूसरी चीज क्या ध्यान में रखने योग्य है कि शिक्षक छात्र अनुपात सही, जैसे बीएड में कहा गया था 1:10 का रेशियो होना चाहिए, यानी ये रेशियो सही होना चाहिए, जबकि सामान्य कक्षाओं में इसका अभाव पाया जाता है। तीसरी चीज जो है कि बालकों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन एक इंग्लिश का शिक्षक है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन छात्रों को समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि छात्र की रुचि ही नहीं है उस चीज को पढ़ने में। तो यह भी जरूरी है कि हमारा संप्रेषण तभी सफल होगा जब छात्र की उसमें रुचि हो और हम जो छात्र को पढ़ाने जा रहे हैं वो उसके आवश्यकता के अनुरूप। अगली चीज जो है कि बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकरण कर दिया जाए छात्रों का। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कक्षा बहुत बड़ी होती है, जिसमें कुछ स्लो लर्नर भी होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, और सभी को एक विधि से पढ़ाना मुश्किल होता है। कभी आप क्लास में देखिए कि कोई स्लो लर्नर बच्चा है और आप पढ़ा रहे नहीं समझ में आया तो चेहरे से पता चल जाता है कि उसको नहीं समझ में आया है। टीचर फिर उसको दोहराने की कोशिश करता है। वही जो फास्ट लर्नर है उसके चेहरे के हाव ये बताते करे क्या एक ही चीज को कई बार समझा। तो मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि बुद्धि लब्धि के आधार पर अगर वर्गीकरण कर दिया जाए, सेक्शन बांट दिया जाए, जो सेक्शन बांटने की परंपरा है, इस सेक्शन बांट दिया जाए तो हमारा कम्युनिकेशन क्लासेस और अच्छी तरह से होगा। और अंतिम जो है कि व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखा जाए, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत जरूरी है। सभी के ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखा जाए। इस तरह हमने देखा कि शिक्षण प्रक्रिया के लिए संप्रेषण एक अत्यंत आवश्यक कड़ी है। नमस्कार।